हेलो, आप सबों का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। बोल रहा है मानव गुर्दा की कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। बोल रहा है कि गुर्दे की कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है 1 जोड़ी, ऑप्शन बी 3 जोड़ी, ऑप्शन सी 5 जोड़ी, डी 2 जोड़ी। आपको बताना हो कि कौन सी ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए यानी बिल्कुल 1 जोड़ी। 1 जोड़ी का मतलब क्या होता है? पेयर। कहने का मतलब हुआ 1 जोड़ी में कितना, कम से कम 2। तो विश्लेषण इसका थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं, देखते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण में शामिल होने वाली गुणसूत्रों लिंग गुणसूत्र कहलाती है। वही आमतौर पर प्रत्येक कोशिकाओं में प्रत्येक कोशिकाओं में 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र दोनों महिलाओं तथा पुरुष में समान होते हैं, जबकि 23वें जो जोड़े के गुणसूत्र होते हैं वो पुरुष तथा महिला दोनों में अलग अलग होते हैं। इन्हीं से लिंग गुणसूत्र लिंग का निर्धारण किया जाता है। जैसे पुरुष में एक्स वाई दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं, वहीं पे महिलाओं की बात करते हैं उसमें एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर कोई लड़का संतान उत्पन्न होता है तो उसमें एक्स वाई का मिलन से, वहीं जिसको गर्ल्स जैसे लड़कियों तो वह एक्स एक्स के थ्रू होता है। ठीक है, चलते हैं अगला। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? गुणसूत्र पर जीन की व्यवस्थाएं होती है। गुणसूत्र पर जीन की व्यवस्थाएं होती है, कैसी होती है? ऑप्शन ए कहता है चक्रीय, ऑप्शन बी विस्तृत, सी रेखीय, डी गोलाकार। आपको बताना होगा ऑप्शन 4 में से कौन सी ऑप्शन सही है। यानी रेखीय बिल्कुल सही है। पूछा जा रहा है कि गुणसूत्र जो है किस प्रकार की होती है, यानी व्यवस्थाएं इसका कैसा होता है, तो रेखीय होता है। तो गुणसूत्र पर जीन की रेखीय व्यवस्थाएं होती है क्योंकि एक गुणसूत्र डीएनए की एक बहुत लंबी श्रृंखला से बना होता है। इसमें कई जीन होते हैं, प्रत्येक गुणसूत्र पर जीन विशेष क्रम में व्यवस्थित होते हैं और प्रत्येक जीन का गुणसूत्र पर एक विशेष स्थान होता है। वहीं जीन का रूपों कई जोड़े प्रत्येक गुणसूत्र का समान स्थान होता है, एलील कहलाता है। वहीं डीएनए के अलावा गुणसूत्र में अनेक रासायनिक घटक होते हैं जो जीन के कार्य को भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, कहता है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। कोशिका का प्रकार है। पहला कहता है प्लेटलेट, ऑप्शन बी कहता है लिम्फोसाइट, सी आरबीसी, यानी डी प्लाज्मा। आपको बताना है चारों में से क्या सही है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, लिम्फोसाइट। क्या पूछ रहा है? लिम्फोसाइट यानी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार पूछा जा रहा है, जिसमें कि आपका लिम्फोसाइट यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। नेक्स्ट चौथा है आपका ब्रायोफाइटा में बीजाणु मातृ यानी मातृ कोशिकाएं होती है। पहला ऑप्शन कहता है अगुणित होता है, ऑप्शन बी द्विगुणित होता है, ऑप्शन सी त्रिगुणित होता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपका इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, यानी द्विगुणित होती है। ऑप्शन बी द्विगुणित होता है। तो ब्रायोफाइटा में बीजाणु
मृत मातृ कोशिका द्विगुणित होता है और बीजाणु अगुणित होता है। जहाँ ब्रायोफाइटा पौधे की एक समूह है जिसमें संवहनी वाहनियाँ नहीं होती है। इसमें वनस्पति जगत के उभयचर के रूप में भी जाना जाता है। वहीं वे पौधे जो छायादार और नम क्षेत्र में उगते हैं और आकार में छोटा होता है, उदाहरण के स्वरूप कई लीवर वर्ट्स और हॉर्न वर्ट्स आदि पौधे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। क्या कहता है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? क्या पूछ रहा है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका किसका उपयोग करता है? ऑप्शन ए कहता है अमीनो अम्ल का, ऑप्शन बी कहता है ग्लूकोज का, सी वसा का, डी प्रोटीन का। आपको बताना है इसमें कौन सी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बी यानी ग्लूकोज बिल्कुल सही है। बोल रहा है ऊर्जा उत्पादन के लिए। क्या पूछ रहा है? ऊर्जा उत्पादन के लिए। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय ग्लूकोज का उपयोग करती है। ग्लूकोज कोशिका के लिए ऊर्जा का सबसे सूक्ष्म स्रोत माना जाता है। वहीं ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आपसे पूछ लिया जाता है कई बार, अलग अलग परीक्षाओं में देखे होंगे। इसका रासायनिक सूत्र पूछ लेता है तो रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। C6 क्या पूछ रहा है? C6H12O6 यानी ये इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर कहता है कि वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहा है हमारे मुंह में जो होता है भोजन के साथ कौन सी एंजाइम मिलता है आज। तो ऑप्शन ए कहता है पेसिलिन, ऑप्शन बी कहता है पेरोक्सीडेज, ऑप्शन सी कहता है एमोलाइजेज, ऑप्शन डी कहता है नैनोल। मतलब इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एमाइलेज बिल्कुल सही है। एमाइलेज। अब एमाइलेज क्या होता है? एमाइलेज पहला एंजाइम है जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिश्रित होता है। यह एक लार युक्त एंजाइम होता है। इसमें लार नहीं पाया जाता है। मुख में लार ग्रंथियाँ एंजाइम का स्रावित करती है। वहीं भोजन में मौजूद स्टार्च पाचक स्टार्च बनाता है। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में शुरू होता है। वहीं एंजाइम भोजन के साथ क्रिया करने वाला पहला एंजाइम होता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7। नेक्स्ट में क्या कहता है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होगा? अब देखिए, आप इससे पहले का क्वेश्चन में देखिए क्या उत्पादक कोशिका बताए थे, क्या ग्लूकोज का सूत्र भी पूछा जाता है। अब आपसे इसमें पूछ रहा है कि B2 का रासायनिक नाम क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है थायमीन, ऑप्शन बी कहता है कोबाइलिन, ऑप्शन सी कहता है नियासिन, ऑप्शन डी कहता है टोकोफेरोल। क्या होगा इसमें? ऑप्शन बी यानी कोबामीन। क्या होगा? कोबामीन। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो विटामिन ए से रेटिनॉल होता है। वहीं भी विटामिन बी की बात करें तो थायमीन होता है। विटामिन 2 की बात करते हैं तो राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन 6 की बात करते हैं तो फाइरिटीडॉक्सिन होता है। विटामिन के की बात कर लें तो फिलोक्विन हो जाता है। इस तरह से कई स्रोत होते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर कहता है आनुवंशिकता शब्द का मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? ऑप्शन बी कहता है शरीर रचना, ऑप्शन डी कहता है, ऑप्शन बी कहता है अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन सी कहता है आनुवंशिक और ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी मतलब आनुवंशिक बिल्कुल सही है। जो कि आनुवंशिक के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं, किससे संदर्भित करता है। तो कहता है आनुवंशिक शब्द का मुख्य रूप से आनुवंशिकता को संदर्भित करता ऐसे लक्षण हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं, आनुवंशिकता लक्षण कहलाते हैं। वहीं आनुवंशिकता के बारे में
सर्वप्रथम किसने बताया था? ग्रेग जॉन मेंडल ने बताया था, जिस कारण से उन्हें आनुवंशिकता का पिता भी कहा जाता है। इसका प्रयोग उन्होंने किस चीज़ पर किया था? आपको कमेंट में बताना है, तो कमेंट से पहले सुनने का प्रयास करें। तो मटर के पौधे पर इसका उपयोग किया था, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9th हो जाता है। कहता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन क्या कहलाता है? बताया है ऑप्शन ए आनुवंशिकी, ऑप्शन बी सूक्ष्म जैविक, ऑप्शन सी कोशिका विभाजन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है क्या कहलाएगा। ये तो बहुत सिंपल सी नज़र आ रहा है, आनुवंशिकी। क्या कहलाएगा? आनुवंशिकी। देखिए, जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति का अध्ययन को आनुवंशिकी कहलाता है, तो माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी आसानी से संचारित होने वाले एक मौलिक गुण आनुवंशिक गुण कहलाता है। आनुवंशिक गुणों की संरचना की प्रक्रिया एवं उसके कार्यों का अध्ययन अगर हम करने लगे तो आनुवंशिक का कहा जाता है। और ग्रेग जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता का जनक भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर। कहता है निम्नलिखित में से कौन अम्लीय प्रकृति का होता है? कहता है ऑप्शन चूने का पानी, ऑप्शन बी कहता है नींबू का रस, ऑप्शन सी कहता है मानव रक्त, ऑप्शन डी कहता है पानी। आपको बताना है कौन सही है। यानी नींबू का रस, जो कि बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्या कहता है? 11 ध्वनि को मापने की इकाई को क्या कहते हैं? यह तो बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, आप लोग बताइए जल्द। क्या है? ध्वनि की मापने की इकाई को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है वोल्ट, ऑप्शन बी कहता है वाट, ऑप्शन सी कहता है एम्पियर, ऑप्शन डी कहता है डेसिबल। क्या होगा बताइए? इसका ऑप्शन डी डेसिबल बिल्कुल सही हो। वहीं अगर हम डेसिबल की बात करें, ध्वनि की मापने की इकाई को डेसिबल कहा जाता है, जिसको हम डीबी से भी सूचित करते हैं ना। तो ये एक लघुगणीय इकाई होता है ना, जिसका उपयोग हम ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता को मापने के लिए उपयोग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण पीलिया का कारण बन सकता है? आपको बताना है क्या पीलिया का कारण किसके कारण होता है? ऑप्शन ए कहता है वायु के कारण, ऑप्शन बी कहता है तापीय के कारण, ऑप्शन सी कहता है जलीय, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी जल के कारण पीलिया बीमारी हो जाता है। प्रदूषित जल के कारण पीलिया तब होता है जब त्वचा तथा आँखों पीली हो जाती है। ऐसे तब होता है जब रक्त में बिलीरुबिन बहुत अधिक हो जाता है। बिलीरुबिन का एक पीला द्रव का होता है। वहीं गंदा पानी पीने या गंदे पानी का उपयोग करने से यकृत को संक्रमित करने वाला विषाणु फैल जाता है। जैसे मैं आपको कहा जाए हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और ई, ये यकृत संक्रमण पीलिया का कारण बन सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। तो कहता है हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? ऑप्शन ए कहता है खाद्य प्रदूषण, ऑप्शन बी जल जनित रोग, ऑप्शन सी वायु जनित रोग, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर ऊपर का क्वेश्चन देखे होंगे 12 नंबर तो बिल्कुल सही बता देंगे। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों? क्योंकि हेपेटाइटिस ए मुख्यतः प्रदूषित खाद्य या पानी के सेवन से फैलता है। वहीं अगर विषाणु जनित संक्रमण जो यकृत को प्रभावित करता है, यह विषाणु सामान्यतः संक्रमित व्यक्तियों को मल में पाया जाता है। दूषित खाद्य पानी सेवन करने से यह विषाणु दूसरे में
फैल भी सकता है और फैलता भी है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। आज का लास्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्या कहता है, वायु प्रदूषण का प्रभाव मुख्यतः निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन ए कहता है परितारिका, ऑप्शन बी कहता है कॉर्निया, ऑप्शन सी कहता है दृष्टिपटल, ऑप्शन डी कहता है नैन। आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन क्या सी दृष्टिपटल पे बनता है। क्या होता है, दृष्टिपटल पे बनता है, बिल्कुल सही बात है। तो आज यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।